हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडिएशन गुरु। माई सेल्फ अक्षिता और आज हम इस वीडियो में कुछ एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फॉर द एग्जाम ऑफ आरआरबी। तो पार्ट फर्स्ट में मैंने कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन लिए हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मीन्स किसने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट डिस्कवर्ड किया था, खोज की थी, किसने की थी। ठीक है, तो बात करें तो इसका सही आंसर होगा हेंस क्रिस्टियन ऑरेस्टेड ने इसका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट डिस्कवर्ड किया था। तो जेम्स जूल ने क्या किया था, जेम्स जूल ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को डिस्कवर्ड किया था। किसे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को। ठीक है, किसने? जेम्स जूल ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को डिस्कस किया था। माइकल फेराडे ने क्या डिस्कस किया था? माइकल फेराडे ने EMI मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कवर्ड किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कवर्ड किया था। और हेंस क्रिस्टियन ऑरेस्टेड ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को डिस्कवर्ड किया था। और बात करें कब किया था? 1820 में डिस्कवर्ड किया था। 1820 में डिस्कवर्ड किया था। ठीक है, और मैक्सवेल ने क्या किया था? मैक्सवेल ने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताने के लिए राइट हैंड थंब रूल को डिस्कवर्ड किया था। राइट हैंड थंब रूल को डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये चार चीजें अपन को ध्यान रखनी है। हेंस क्रिस्टियन ऑरेस्टेड ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को डिस्कवर किया था। कब किया था? 1820 में किया था। जेम्स जूल ने क्या किया था? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को डिस्कवर किया था। कब किया था? 1840 में डिस्कवर किया था। ठीक है, माइकल फेराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कवर किया था। मैक्सवेल ने राइट हैंड थंब रूल दिया था। क्यों दिया था? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता करने के लिए। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। देखिए, एसआई यूनिट क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, एसआई मींस इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के अकॉर्डिंग चार्ज की एसआई यूनिट क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, जूल। जूल किसकी एसआई यूनिट होती है? जूल बिल्कुल चार्ज की नहीं होती है। जूल होती है वर्क या एनर्जी की। किसकी होती है? वर्क या एनर्जी की। ठीक है, कुलोम्ब होती है बिल्कुल चार्ज की ऐसा यूनिट। कुलोम्ब भी होती है बिकॉज एम्पियर जो है, एम्पियर ऐसा यूनिट होती है किसकी? करंट की। इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट होती है। वॉट पावर की ऐसा यूनिट होती है। और कुलोम्ब जो है वो चार्ज की ऐसा यूनिट होती है। तो वर्क और एनर्जी की जो ऐसा यूनिट होती है वो है जूल। कुलोम्ब किसकी ऐसा यूनिट होता है? चार्ज की। करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की जो ऐसा यूनिट होती है एम्पियर। एंड पावर की जो ऐसा यूनिट होती है वॉट। ठीक है, इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हाट ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट इन द वायर। इसका मतलब यदि हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? मींस मैग्नेटिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा यदि हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दे तो देखिए, जब करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे एज इट इज, बिल्कुल एज इट इज तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ठीक है, अपोजिट कैसी होगी? यदि आप करंट की डायरेक्शन को अपोजिट करते हो तो बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगी। बट चेंजेस, मतलब मेन बात यह है कि आप उसे चेंज कर रहे हो। आपको इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि आपने अपोजिट की है करंट की डायरेक्शन, आपने बोला चेंज कर दी है। तो यदि आप करंट की डायरेक्शन को चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होगी। ठीक है, तो अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट की डायरेक्शन के। ठीक है, मतलब यदि इसका ये मतलब है कि यदि आप करंट की डायरेक्शन चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इफेक्ट विल प्रोड्यूस व्हेन डिस्टेंस इज इंक्रीज देन द मैग्नेटिक फील्ड इज। यदि हम डिस्टेंस को इंक्रीज कर दे तो मैग्नेटिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, एक छोटा सा कंसेप्ट होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। मीन्स यदि आप डिस्टेंस को बढ़ा दोगे, जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है सपोज दैट, और आपने डिस्टेंस बढ़ा दी तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। यदि डिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, और यदि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहे हो तो डिस्टेंस आपकी क्या होगी? घटेगी। मतलब पास लाना पड़ेगा आपको कोई ऑब्जेक्ट को। ठीक है, डिस्टेंस आपकी क्या होगी? घटेगी। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट यही है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाओगे आप, यदि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग करनी है तो डिस्टेंस को आपको कम करनी होगी, और यदि डिस्टेंस आप बढ़ा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि डिस्टेंस को अपन ने इंक्रीज की है, बढ़ा दी है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? डिक्रीज होगी, कम होगी। तो इसका आंसर है कम, डिक्रीज्ड। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज्ड होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉल ऑफ वायर इन एन इलेक्ट्रिक रूफ हीटर इज नोन एज। देखिए, कॉल ऑफ वायर
किसी भी वायर का कॉइल किसी इलेक्ट्रिक रूम हीटर में, उसे क्या बोलेंगे, उसे अपन बोलते हैं, बिल्कुल रोड तो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, वायर बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, कंपोनेंट मींस होता है घटक, घटक का यहाँ कोई रोल नहीं है, ये फालतू है ऑप्शन ही। एंड द फोर्थ वन इज एलिमेंट, बिल्कुल एलिमेंट इज द करेक्ट आंसर। क्या है, कॉइल ऑफ वायर इन इलेक्ट्रिक रूम हीटर, इलेक्ट्रिक रूम हीटर में कॉइल ऑफ वायर को बोलते हैं एलिमेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सवेल गिवन द रूल ऑफ, अभी अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि मैक्सवेल ने किसका रूल दिया है, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बिल्कुल नहीं दिया, क्योंकि ये तो नाम से पता लग रहा है किसने दिया होगा, ये भी नाम से पता लग रहा है। अब इन दोनों में से कोई ना कोई सा है। तो मैक्सवेल ने जो दिया था वो राइट हैंड थंब रूल दिया था। क्यों दिया था, अभी मैंने आपको पहले भी बताया था और अब भी बता रही हूँ। मैक्सवेल ने राइट हैंड थंब रूल दिया था मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देखने के लिए। क्या देखने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देखने के लिए राइट हैंड थंब रूल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरेटर वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल, जनरेटर कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, मैग्नेटिक वेव पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे, या नन, किसी पे भी नहीं, क्वेश्चन ही एग्जिस्ट नहीं करता ये नन का, यदि नन बोल दिया तो बिल्कुल नहीं। जनरेटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसने दिया था, माइकल फेराडे ने दिया था, जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया, ठीक है। तो जनरेटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है, ठीक है। इसका जो बेसिक सिद्धांत होता है जनरेटर का वो ईएमआई होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज गिवन बाय, देखिए किसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया है ना। अब बात करें कि केवल यदि आपसे पूछता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने दिया है, केवल आपसे क्वेश्चन ये पूछता कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने दिया है, तो आंसर होता हर्ट्ज। लेकिन पूछा है लो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नियम किसने दिया है, लो किसने दिया है, तो आंसर है अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये बात ध्यान रखनी है, इसमें कंफ्यूज होता है कि यदि आपसे केवल क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने दिया था, तो दैट इज हर्ट्ज। एंड यदि पूछा जाए कि लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने दिया है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब बोला मोटर कन्वर्ट, मोटर किसको कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, या मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी। देखिए जो मोटर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम मोटर करती है। तो फिर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है जनरेटर, जो अपन ने पढ़ा था कि उसका प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है, और वो बेसिकली जनरेटर का काम होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। किसका काम होता है ये, जनरेटर का। साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देखिए मोटर के नाम से आप ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही आप मना कर सकते थे, गलत कर सकते थे, बट मैं फिर भी आपको बता देती हूँ, यदि कभी क्वेश्चन आए आपके कि साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, तो दैट इज माइक्रोफोन। एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, लाउड स्पीकर, ठीक है। लाउड स्पीकर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है लाउड स्पीकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the current carrying conductor is placed parallel to the magnetic field then the force will be। अब देखिए इसका एक कंसेप्ट है, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, सपोज दैट ये एक कंडक्टर है जिसमें से करंट पास हो रहा है ना। अब इसको यदि आप मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री, सपोज दैट मैग्नेटिक फील्ड ये जा रही है, ये जो एरो है ये मैग्नेटिक फील्ड है, अच्छे से समझिएगा। ये है मैग्नेटिक फील्ड, जो एरो है मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ये है करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें से करंट पास हो रहा है, ठीक है। आपने क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस किया है, मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है। कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री एंगल, ठीक है। 90 डिग्री एंगल बन रहा है, मतलब यदि आपने मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस किया है तो जो फोर्स होगा, लगने वाला जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होता है ना। और यदि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है और आपने कोई कंडक्टर है उसको भी इसी डायरेक्शन में प्लेस कर दिया 180 डिग्री पे, या ये बोला जाए कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल प्लेस कर दिया आपने किसको, करंट कैरिंग कंडक्टर को, जिसमें से करंट पास हो रहा है, तो इस कंडीशन में जो आपका फोर्स होगा वो बिल्कुल मिनिमम होगा। अब मिनिमम कितना हो सकता है, 0, ठीक है। फिर से मैं आपको एक बार ये कंसेप्ट समझा देती हूँ। यदि अपन कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर डालते हैं और 90 डिग्री पे प्लेस करते हैं, उसे परपेंडिकुलर प्लेस करते हैं, तो इस केस में जो फोर्स है वो मैक्सिमम होता है। और यदि अपन कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को पैरेलल 0 या 180 डिग्री पे प्लेस करते हैं, तो इस केस में जो फोर्स है वो मिनिमम होता है। अब क्वेश्चन पढ़िए, when current carrying conductor is placed parallel to the magnetic field means current carrying conductor को आपने मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल प्लेस किया, मतलब ये वाला केस है,
ठीक है। तो फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, 2 होगा या 1 होगा। देखिए मिनिमम होगा, और यदि इसमें ऑप्शन होता कहीं पे 0 तो वो ऑप्शन भी सही होता। मिनिमम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है, वो ऑप्शन भी आपका सही होता। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, sum of the current in the junction is equal to the sum of the current out of the junction। बिल्कुल, ये आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। यदि कोई भी जंक्शन है, कोई भी आपका कोई भी जंक्शन है जिसमें आप इनपुट जितना दे रहे हो, इनपुट में जितना दे रहे हो उतना ही आउटपुट में आपको करंट मिले, मतलब यदि आप इनपुट के करंट को प्लस करो, सबको सम करो तो, और आउटपुट का करंट यदि सबका सम करो प्लस करो तो वो सेम हो, तो ये लो, ये जो स्टेटमेंट है वो किसने दिया था, किरचॉफ्स लॉ ने, लॉ ऑफ जंक्शन ने, जेम्स जूल ने या आइंस्टाइन ने। तो बिल्कुल किरचॉफ्स लॉ ने ये आपको स्टेटमेंट दिया था कि इन द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट आउट ऑफ द जंक्शन। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फ्लो इनसाइड द मैग्नेट ऑन द डायरेक्शन ऑफ। बिल्कुल, देखिए ये एक मैग्नेट होती है, मैं आपको बताती हूँ, ये मैग्नेट है, इस साइड साउथ पोल एंड इस साइड नॉर्थ पोल है ना। अब इनसाइड द मैग्नेट, ये मैग्नेट है, मैग्नेट के इनसाइड ये है, आउटसाइड ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स होती है, इस तरीके से बहती है ये, ठीक है ना, इस तरीके से। इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ बहती है ना, और आउटसाइड द मैग्नेट निकल रही है नॉर्थ से साउथ की तरफ। बात करें मैग्नेट के अंदर, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। आ रहा है समझ? तो क्वेश्चन पूछा है आपसे इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे फ्लो होती है, तो आंसर इज साउथ टू नॉर्थ पोल, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आउटसाइड द मैग्नेट कैसे फील हो रही है, आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे फ्लो होती है, तो आंसर होता है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। बट इनसाइड द मैग्नेट आंसर इज साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, साउथ से नॉर्थ की तरफ बहती है मैग्नेट के अंदर, आउटसाइड तो नॉर्थ से साउथ की तरफ बहती है। आ गया समझ? मैग्नेटिक फील्ड इज ए, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, इंटरनेशनल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी। देखिए ये दो कोई क्वांटिटी होती ही नहीं है। बात करें वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन पे डिपेंड होता है, ठीक है, डिपेंड ऑन द डायरेक्शन, डायरेक्शन पे डिपेंडेंसी होती है। बट स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन पे डिपेंडेंसी नहीं होती, डायरेक्शन पे डिपेंडेंसी नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन पे डिपेंडेंसी होती है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको बार बार बोला, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैक्सवेल ने दी थी, कौन से रूल से दी थी, राइट हैंड थंब रूल से। दैट मींस डायरेक्शन तो मैटर कर रही है ना, तो डायरेक्शन मैटर कर रही है, तो ये होगी वेक्टर क्वांटिटी। जहां डायरेक्शन पे डिपेंडेंसी आ जाए, दिशा पे डिपेंडेंसी आ जाए, वो क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, When current is flow in upward direction, then according to Maxwell, magnetic field direction are। देखिए सबसे पहले तो मैक्सवेल ने दिया था राइट हैंड थंब रूल, और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन देखने के लिए ही दिया था। अब देखिए कैसे दिया था, ये मेरा राइट हैंड रूल ही है, मतलब राइट हैंड ही है, तो मैं आपको दिखाती हूँ उसने कैसे दिया था मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने ये जो थंब है इसको बोला था कि करंट है ये आपका, और जो ये फिंगर है सारी वो बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड है। तो यदि करंट अपवार्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ है, अपवार्ड मतलब ऊपर, देखिए करंट यदि ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है, किस तरीके से घूम रही है, ये इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज। और यदि करंट के डायरेक्शन नीचे होती इस तरीके से, तो अपनी फिंगर इस तरीके से घूम रही है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। तो अब अपवार्ड है तो कौन सी डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉकवाइज। आंसर इज एंटी क्लॉकवाइज। यदि यहाँ डाउनवर्ड होता कि करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, डाउनवर्ड, करंट यदि नीचे फ्लो कर रहा होता है इस तरीके से, तो मैग्नेटिक डायरेक्शन कौन सी होती, क्लॉकवाइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज गिवन बाय। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी थी, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी, सबको पता है, ठीक है। ये कुछ एमसीक्यूज थे फिजिक्स के पार्ट फर्स्ट में, सेकंड पार्ट में अपन और एमसीक्यूज लेके आएंगे। इस वीडियो के रिगार्डिंग यदि आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।